वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे महाराष्ट्र की एक खास हस्ती की। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। बीजेपी के एक दिग्गज नेता, इलाकाई नेताओं में एक बड़े क्षत्रप, नागपुर के एक नौजवान मेयर के रूप में उन्होंने देश का ध्यान खींचा। उसी छवि में अपने कौशल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के सीएम भी बने। देश के राज्यों में भाजपा को संगठन विस्तार देने में जिन ताकतवर क्षत्रपों का नाम लिया जाता है, उनमें फडणवीस का नाम शुमार है। बीजेपी के लिए भविष्य की संभावना है और पार्टी में दूसरी पंक्ति के प्रभावशाली नेताओं में से एक है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की आज की राजनीति के सबसे ताकतवर, तेज तर्रार, सूझबूझ वाले और भविष्य की संभावनाओं वाले राजनेताओं की सूची बनाई जाए तो बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम उसमें शामिल होगा। बेशक राजनीतिक सूझबूझ उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली, लेकिन कम समय में ही उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाई है और देखते ही देखते कॉर्पोरेटर मेयर बनने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री पद भी संभाला। राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनती तो फिर से नेतृत्व संभाल रहे होते, लेकिन आज विपक्ष में रहते हुए वो राज्य बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है और राज्य में बीजेपी को सुदृढ़ करने और फिर से सत्ता में लाने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। देखा गया है कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी देवेंद्र फडणवीस सीएम रहते हुए अपनी पहली ही पारी में अपने से बड़ों के मुकाबले ज्यादा बड़े हो गए हैं। वास्तव में जहां राज्य राजनीति में अचानक सबसे आगे निकल जाना कोई आसान खेल नहीं है। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति कभी मंत्री भी नहीं रहा हो और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए, वो भी सिर्फ 44 साल की उम्र में। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस हमेशा चर्चाओं में रहे। सीएम रहते हुए उन्होंने जहां एक तरफ अपनी स्थिति को मजबूत किया तो वहीं बीजेपी का जनाधार बढ़ाया। देवेंद्र फडणवीस को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनका परिवार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों से प्रभावित था। देवेंद्र फडणवीस एक बार सक्रिय राजनीति में आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। 27 साल की उम्र में जब वे नागपुर के मेयर बने तो सबने उनकी प्रतिभा का आकलन कर लिया था। 29 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने अपने पिता से राजनीतिक विरासत मिलने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई और उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे और जनसंघ के सक्रिय सदस्य थे। जिस दौर में जनसंघ देश भर में अपनी पहचान बना रहा था और लोगों को जोड़ने के लिए पहल कर रहा था, गंगाधर राव भी उससे जुड़े। नागपुर आरएसएस का एक केंद्र रहा है और यही गंगाधर राव का अपना एक प्रभाव मंडल। गंगाधर राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते विधान परिषद के सदस्य बने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अक्सर कहा है कि गंगाधर राव उनकी राजनीतिक गुरु रहे हैं। फडणवीस अपने छात्र जीवन में ही 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। संगठन के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। उनके सामाजिक राजनीतिक सक्रियता का असर था कि वो सिर्फ 22 साल की उम्र में नागपुर स्थानीय निकाय के पार्षद बन गए और 5 साल में ही नागपुर के सबसे युवा मेयर बने। इतनी कम उम्र में शहर का मेयर बनने से देश दुनिया का ध्यान उनकी तरफ गया और देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद 1999 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। करिश्माई व्यक्तित्व वाले देवेंद्र फडणवीस ने फिर पलटकर नहीं देखा। उन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। वो एक बार भी मंत्री नहीं बने, लेकिन तीसरी बार में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के चुनाव जीतने पर उन्हें बीजेपी ने राज्य का प्रतिनिधित्व सौंपा। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी। 2019 में भी राज्य में बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस बार स्थितियां अलग थी। शिवसेना ने सीएम पद का दावा जताया और बीजेपी ने रांगपा नेता अजित पवार को साथ लेकर एक बार फिर सत्ता हासिल की, लेकिन ये सियासी गठजोड़ नाटकीय ढंग से बिखर गया। बहुमत के अभाव में देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने को मजबूर हुए। वो सदन में विपक्ष के नेता हैं और राज्य में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
ये जानना भी अपने आप में दिलचस्प है कि कोई बच्चा स्कूल जाने से इसलिए इनकार कर दे कि स्कूल का नाम भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नाम पर था। इस बात को जानना चाहिए कि आखिर क्या बात थी कि देवेंद्र उस स्कूल में क्यों नहीं गए। महाराष्ट्र का पुराना सियासी झरोका अपने आप में दिलचस्प है। कभी पेशवाओं के शक्तिशाली दौर में फडणवीस की उपाधि पेशवाओं के बही खातों के रखरखाव करने वाले लोगों के लिए होती थी। महाराष्ट्र में नाना फडणवीस को याद किया जाता है, जो पेशकार के पद से तरक्की करते करते मंत्री पद तक पहुँचे थे। 1760 से 1800 के बीच नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य में बेहद शक्तिशाली थे। लोग उन्हें राजा कहते थे। आज के दौर में एक फडणवीस परिवार के युवक व्यापार प्रबंधन की उच्च शिक्षा लेकर सियासत में उतरा तो राज्य की सत्ता को हासिल किया। आजादी के बाद महाराष्ट्र में मराठा राजनीति का दबदबा रहा। राज्य के ब्राह्मण नेताओं में देवेंद्र फडणवीस से पहले शिवसेना के नेता मनोहर जोशी ही ऐसे नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि नाना फडणवीस से देवेंद्र फडणवीस का पारिवारिक ताल्लुक नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह सियासत में अपनी जगह बनाई और राज्य के शीर्ष पदों को हासिल किया, वो भी गौर करने लायक है। देवेंद्र ऐसे परिवार में जन्मे जहां संघ की विचारधारा का महत्व था। 1975 में जब आपातकाल लगा तो देवेंद्र के पिता को भी हिरासत में लिया गया। ऐसे वक्त में देवेंद्र ने स्कूल जाने से सिर्फ इसलिए इनकार किया था कि उनके स्कूल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था। बाद में उनका दाखिला सरस्वती विद्यालय में करवाया गया। देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बाद में बीजेपी की युवा संगठन भारतीय जन युवा मोर्चा में शामिल हुए। देवेंद्र के पिता की मृत्यु 1987 में हुई और इस वक्त तक देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो गई थी। विनोद भाऊ, उनकी चाची शोभा फडणवीस, नितिन गडकरी जैसे नेता उनकी ताकत बने। इसी दौर में बीजेपी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से विस्तार कर पाई। देवेंद्र फडणवीस मेयर बने। 1999 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए तो विनोद भाऊ ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा सीट देवेंद्र के लिए छोड़ दी। ये अलग बात है कि चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र भाऊ अपना चुनाव हार गए और देवेंद्र ने विधानसभा के लिए अपनी पहली जीत हासिल की। वो राज्य की राजनीति में अपनी अलग जगह बनाते चले गए। उनकी संगठन क्षमता को पहचान कर 2013 के मध्य में पार्टी ने उन्हें राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। देवेंद्र ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चुनावी रैलियों के लिए पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता बीजेपी के पास थे, लेकिन एक स्थानीय कद्दावर नेता के तौर पर उन्होंने जब 100 से ज्यादा चुनावी रैली की तो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें गौर से सुना और उनका राजनीतिक कौशल कई अवसरों पर दिखाई भी दिया। जब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो नितिन गडकरी के सहयोगी के तौर पर उन्हें माना गया, लेकिन बाद में उन्होंने समय को भांपते हुए गोपीनाथ मुंडे का हाथ थाम लिया। देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दों और पार्टी के नीतिगत विचारों को बहुत तरीके से जनता के समक्ष रखा। राज्य स्तर पर अपनी विरोधी पार्टियों के सामने वे बीजेपी के सबसे प्रभावी नेता के तौर पर जाने गए। देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दों और पार्टी के नीतिगत विचारों को बहुत तरीके से जनता के समक्ष रखा। राज्य स्तर पर अपने विरोधी पार्टियों के सामने वो बीजेपी के सबसे प्रभावी नेता के तौर पर जाने गए। जब बीजेपी को राज्य में अपना पहला सीएम चुनना था तो एकनाथ खड़से का नाम काफी मजबूती से सामने आया। देवेंद्र के बारे में ये भी कहा गया कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव कम है, लेकिन अपनी अच्छी छवि और पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गुड बुक में होने के कारण उनका चयन हुआ। बीजेपी की नीति भी देवेंद्र फडणवीस के लिए हितकर साबित हुई। हरियाणा में गैर जाट खट्टर, झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाया गया और इसी तरह महाराष्ट्र में बहुसंख्यक और प्रभावशाली मराठा के बजाय देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। इसके पीछे ये सोच थी कि प्रभावशाली जाति के सामने दूसरी जातियां लामबंद हो जाए। वो शरद पवार के बाद राज्य में सबसे कम उम्र के सीएम बने। शरद पवार 37 साल की उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे 5 साल बीजेपी की सरकार चलाई। उनके समय कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वे राज्य के लिए निवेश लाए। वे विदर्भ क्षेत्र के हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण का बिल लाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनकी छवि ईमानदार नेता के रूप में सामने आई। उन्होंने संगठन और सरकार में अपनी ऐसी हैसियत बनाई कि वह राज्य में बीजेपी का चेहरा बन गए। जब देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभाली तो राज्य पानी के अभाव में जूझ रहा था। सूखा की स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने किसानों को कर्ज माफ करने का फैसला किया। कई मामलों में वे बेदाग रहे।
देवेंद्र फडणवीस राज्य में कथित सिंचाई घोटाले को लेकर कांग्रेस और एनसीपी सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं। खासकर विदर्भ क्षेत्र में उन्होंने किसानों की आवाज को उठाया था। जिन 4 राज्यों में किसानों के कर्ज माफ किए गए, उसमें महाराष्ट्र सबसे सफल रहा। हालांकि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी, लेकिन उनके इस कदम से किसानों ने आंदोलन वापस लिया। किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही राज्य के निवेश की तरफ ध्यान दिया। गौर करने लायक बात यह है कि 2016 में भारत के कुल FDI निवेश का 50% महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के अंदर भी संतुलन को साधा और अपने विरोधियों को कमजोर किया। पार्टी के अंदर ही उन्हें चुनौती देने के लिए एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे जैसे नेता मौजूद थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए यह स्थिति सकारात्मक बनी कि उनके नेता अपनी अपनी उलझनों में फंसे रहे, इसलिए वह देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किल खड़ी नहीं कर पाए। इसके विपरीत उन्होंने अपनी पसंद के कुछ नेताओं को आगे बढ़ाया। उनके सामने एक बड़ी चुनौती मराठा वर्चस्व को थामने की रही है। वो इसे बखूबी समझते भी रहे। उनके दौर में मराठा आरक्षण की मांग तेजी से उठी, लेकिन हालात को समझते हुए उन्होंने इस मांग को स्वीकार कर तूफान को थाम लिया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि मराठा आरक्षण को लेकर किया जा रहा आंदोलन देवेंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। यह आंदोलन दिनों दिन तूल पकड़ेगा। एकाएक ये खबर आजाद मैदान में अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए भी चौंकाने वाली थी कि फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षण बिल पेश किया है। फडणवीस की इस पहल ने शिवसेना कांग्रेस को भी चौंकाया था। उन्होंने मजबूरन फडणवीस को बधाई देनी पड़ी। यह देवेंद्र फडणवीस की सियासी कलाबाजी थी, जिसका आकलन राजनीतिक समीक्षक भी करते रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा वोट के विभाजन को रोकने की हमेशा कोशिश होती रही, लेकिन बाद में एनसीपी और कांग्रेस में मराठा वोट बट गए। इसके साथ ही फडणवीस ने बड़े जतन से कुछ मराठा नेताओं को साथ में लिया। इससे उनकी राजनीतिक सूझबूझ के तौर पर भी देखा गया। देवेंद्र राज के दूसरे ऐसे नेता रहे जिन्हें 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर सीएम बनने का अवसर मिला। यह अलग बात है कि वो सिर्फ कुछ घंटों के ही सीएम रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में दिग्गज नेताओं के बावजूद वसंतराव नाईक को ही लगातार सत्ता संभालने का अवसर मिला था। पीएम मोदी का प्रभाव और देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक प्रशासनिक कौशल से बीजेपी को अपने सहयोगी शिवसेना के साथ सत्ता में आने का अवसर मिला। चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। गठबंधन की सरकार बनती तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही सीएम के लिए प्रोजेक्ट होते। यहाँ शिवसेना को ऐतराज हुआ। शिवसेना ने सीएम पद की दावेदारी की और दोनों दलों का ताना बाना बिखर गया। सियासत के इस नाटकीय घटनाक्रम में एनसीपी के अजित पवार बीजेपी से जुड़ते दिखे और देवेंद्र ने सीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन जल्दी ही ये दृश्य बदला और अजित पवार पीछे हट गए। देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। वहीं जब सियासी घटनाक्रम घूमा और देवेंद्र फडणवीस फिर सीएम बने, एनसीपी से टूटकर आए अजित पवार डिप्टी सीएम बने, लेकिन ये सत्ता कुछ पल के लिए थी और पलक झपकते ही हाथ से निकल गई। अजित पवार साथ नहीं निभा पाए और वापस एनसीपी में चले गए। लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की जो छवि उभर कर आई है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। उन्होंने कई बड़े प्रसंग और मुद्दों पर आवाज उठाई। पालघर में निर्दोष संतों की हत्या को लेकर उनका तीखा विरोध था। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम में बीजेपी और राकांपा नेता अजित पवार में आधी रात को गठबंधन हुआ था और सुबह सबको चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। लेकिन देखते ही देखते घटनाक्रम बदला और दिन ढलते ढलते अजित पवार के साथ 4 विधायक ही रह गए। हालांकि राकांपा नेता शरद पवार शुरू से ही कह रहे थे कि राकांपा में कोई टूट नहीं हुई है। अजित पवार के साथ गिनती के विधायक हैं। शाम को जब शरद पवार ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई तो 54 में से 49 विधायक ही पहुंचे।
इनमें वो विधायक भी थे जो सुबह शपथ समारोह में अजीत पवार के साथ राजभवन गए थे। अजीत पवार सहित 5 विधायक ऐसे थे जो बैठक में नहीं आए। इस बीच राकांपा नेता अजीत पवार को विधायक दल के नेता पद से हटाया गया और पार्टी ने इंतजाम किया कि मुंबई के रेनेसा होटल में विधायकों को रखा जाए। इस बीच अजीत पवार को मनाने की कोशिश होती रही। उधर शिवसेना के विधायकों को भी एक होटल में रखा गया था। इसके बाद के घटनाक्रम में कई कहानियां छन कर आती हैं। एकाएक अजीत पवार वापस राकांपा में लौटे। सियासी गलियारों में ये माना गया कि आखिर अजीत पवार अपनी भाभी के मनाने पर वापस राकांपा के खेमे में आए। तो वहीं ये भी कयास लगाए गए कि रणनीति के तहत शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को दूसरे खेमे में भेजा गया था। इतना जरूर है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी में महत्व मिलने के बाद वो लगभग नंबर 2 की स्थिति में आ गई थी। अजीत पवार काफी समय से अपनी स्थिति को असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए जब अजीत पवार का बीजेपी के साथ गठबंधन का पता चला और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ली, तो लोगों ने इसे अजीत पवार की स्वाभाविक बगावत ही माना। चौंकाने वाली बात थी तो ये कि शिवसेना और बीजेपी का 30 साल पुराना गठबंधन टूटा और कांग्रेस राकांपा ने उस शिवसेना को समर्थन दिया, जिसके साथ उसका हमेशा वैचारिक विरोध रहा है। शिवसेना का भी कांग्रेस के साथ जुड़ना एक नई राजनीति की शुरुआत माना गया और इसे शिवसेना की एक नई पहचान माना गया और ये बताया गया कि शिवसेना अब अपने तेवर बदलकर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि अपना ली है। इस पूरे परिदृश्य में देवेंद्र फडणवीस के साथ में आई सत्ता निकल गए। वो विपक्ष के नेता बने हैं। उनकी भूमिका बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने और लोकसभा में सफलता दिलाने की है। निश्चित तौर पर उन्होंने शुरू से ही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। वो राज्य बीजेपी के मुखर नेता हैं और सरकार के खिलाफ रणनीतिक तौर पर हर मोर्चा और अभियान की एक तरफ से वो अगुवाई करते दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी सियासत नई कसौटी पर है। राज्य में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 105 विधायकों की ताकत है। देवेंद्र फडणवीस ने हर मामले में सरकार को घेरा और अपने सक्षम तरीके से अपनी आवाज उठाई, चाहे वो पालघर में जूना अखाड़े के निर्देशों संतों की लाठियों से पिटकर हत्या किए जाने का मामला हो। उन्होंने सरकार को कटघरे पर खड़ा करके सरकार पर सवाल खड़े किए कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में ये सब कैसे हुआ। उन्होंने राज्य भर में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। मामला तूल पकड़ता रहा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब आरोपी की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया तो अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया में आकर सीएम उद्धव ठाकरे को घेरा और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री का इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन शिवसेना और राकांपा दोनों तरफ से लीपापोती की गई। शरद पवार ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनिल देशमुख को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने मामले को लपकने में देरी नहीं की और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल मुख्यमंत्री के बिना नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। निश्चित है कि विपक्षी नेता के तौर पर वो सरकार के प्रति आक्रामक हुआ। उद्धव ठाकरे सरकार ने निश्चित अपने नंबर खोए। मुंबई में
एपीएमसी के जरिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का घर ढहा गया तो देवेंद्र फडणवीस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि शिवसेना बदले की कार्रवाई कर रही है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस तरह एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने हर मुद्दे पर वो खुलकर सामने आए। कोरोना के संकट में उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रबंध को भी उन्होंने निशाने पर लिया। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में रेमडेसिविर को लेकर राजनीति गर्मा गई। इस पर देवेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रेमडेसिविर सप्लायर्स को परेशान कर रही है, लेकिन उनका दायित्व इतना भर नहीं। आने वाले समय में बीजेपी को राज्य में एक बड़ा आधार देकर उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है। बेशक अभी शिवसेना कांग्रेस राकांपा एक मंच पर है, लेकिन आगे स्थिति क्या करवट लेती है कहना मुश्किल होगा। फिर भी बीजेपी को अभी अपने और कुछ सहयोगी दलों के साथ जो राज्य में आधार है उन्हें खड़ा करना है। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर है। इसके पहले उनकी चुनौती बीजेपी के अंदर विभिन्न धड़ों को साथ लेने की है। वहीं अलग विदर्भ राज्य के लिए देवेंद्र फडणवीस हमेशा भावुक रहे हैं। उनका मानना रहा है कि महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा रही है। शिवसेना का बीजेपी के साथ होने के कारण देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रसार में इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे पाए थे, लेकिन उनका प्रयास था कि जिस तरह भुवनेश्वर में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में अलग विदर्भ का प्रस्ताव रखा था, उस पर बात होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं और इसी शहर ने उन्हें बहुत छोटी अवस्था में मेयर बनाया था। उनका विदर्भ क्षेत्र और नागपुर से सहज प्रेम स्वाभाविक है। सीएम रहते हुए उन्होंने एक आदेश भी पारित कर दिया था कि कोई भी नई नियुक्ति होना या प्रमोशन करने से पहले विदर्भ के सरकारी पद भरे जाएंगे। इस आदेश पर काफी हो हल्ला मचा था। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि विदर्भ के इन जिलों में सरकारी नौकरशाह आने से कतराते हैं, जिसकी वजह से पद खाली रहते हैं। महाराष्ट्र में अलग विदर्भ की मांग शुरू से ही की जाती रही है। विदर्भ के 11 जिलों को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होता रहा। यहाँ के नेता आवाज उठाते रहे कि राज्य में पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, ठाणे क्षेत्र को हर तरह का लाभ मिलता रहा है, लेकिन विदर्भ की हर तरह से उपेक्षा हुई है। पार्टी लाइन और चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पिछले चुनाव में इस मुद्दे को बहुत तरजीह नहीं दी, लेकिन छोटे राज्यों की वकालत कर वो इस बात पर जोर देते रहे कि बड़े राज्य में कई बार छोटे इलाके उपेक्षित हो जाते हैं, वहाँ के संसाधनों का लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। देवेंद्र फडणवीस अक्सर कहते हैं कि विदर्भ के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जहाँ कई नदियाँ बहती हैं, वहाँ सिंचाई केवल 8-9% हो पाती है। विदर्भ में काफी कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं गया। अलग विदर्भ की मांग पर देवेंद्र फडणवीस ने संतुलन साधा है। उन्होंने जबकि अपने बयान में अलग विदर्भ राज्य की बात भी कही है और ये भी कहा है कि इस पर फैसला महाराष्ट्र को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को लेना है। गौरतलब है कि भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अलग विदर्भ राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। गौरतलब है कि भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अलग विदर्भ राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर है, लेकिन शिवसेना को अलग विदर्भ की मांग से ऐतराज रहा है। यही कारण था कि पीएम मोदी या पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के समय इस मुद्दे को नहीं छुआ था। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस भी अलग विदर्भ की मांग करती रही है। विदर्भ कपास की खेती के लिए जाना जाता है। नागपुर, अमरावती के संतरे भी काफी प्रसिद्ध हैं।
अलग विदर्भ राज्य के लिए आवाज उठती रहेगी। निश्चित है कि इस आवाज से देवेंद्र फडणवीस अपने को अलग नहीं कर सकते। अब आपको ये भी बताते हैं, एक रोचक किस्सा यह है कि देवेंद्र और उनकी पत्नी अमृता कि जब शादी हुई तो उससे पहले अमृता के मन में एक नेता से शादी करने को लेकर एक झिझक थी। देवेंद्र फडणवीस जब अमृता से पहली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि तुम काजोल की तरह लगती हो। देवेंद्र और अमृता पहली बार दोनों के करीबी दोस्त शैलेश जोगलेकर के घर पर मिले थे और ये पहला परिचय प्यार में बदला और फिर विवाह बंधन में। पेशे से बैंकर अमृता के पिता डॉक्टर शरद राणाडे और मां प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चारू राणाडे की बेटी है। देवेंद्र और अमृता की बेटी का नाम देवीजा। देवेंद्र और अमृता की शादी की चर्चा आज भी नागपुर के लोग करते थे। शादी समारोह में जब परिचित अपरिचित कई लोग शामिल हुए तो अमृता के परिवार ने महसूस कर लिया कि देवेंद्र एक लोकप्रिय नेता है। अमृता के मन में शुरू में ही एक राजनेता से शादी करने की जो झिझक थी वो भी पहली मुलाकात के बाद दूर हो गई। राजनीति से जुड़ा ये परिवार शहर के सामाजिक आयोजन में भी भागीदारी करता है। जानना दिलचस्प है कि अमृता शास्त्रीय गायिका भी है। देवेंद्र फडणवीस कई प्रतिभाओं से संपन्न है। राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन इसके अलावा भी एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। जी हाँ, उन्होंने एक समय मॉडलिंग भी की है। देवेंद्र फडणवीस के पास विधि की डिग्री भी है, साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन के अच्छे जानकार देवेंद्र फडणवीस ने बजट को किस तरह समझा जाए इस पर मराठी में किताब लिखी है। अर्थ संकल्प सोप्या भाषेत यानी सरल भाषा में बजट का विमोचन विधानमंडल के सेंट्रल सभागार में किया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने आम लोगों को सरल भाषा में बजट समझाने के लिए ये किताब लिखी है। इस किताब की प्रशंसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ मंत्री अजीत पवार ने भी की। हिंदी और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया जाना है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जिन परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और नाटकीय परिस्थितियों में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनी, उसे लेकर भी वो किताब लिखेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मॉडलिंग भी की है। नागपुर के अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग की तो उनका होर्डिंग नागपुर के चौराहे में कई दिन तक लगा रहा। कहा जाता है कि भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जब वो पहली बार मिलने गए थे तो वाजपेयी ने कहा था कि आइए मॉडल विधायक, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे वक्ता हैं। किसी भी विषय पर वो धारा प्रवाह अपनी बात कहते हैं। सियासत में उनके संवादों पर कई बार हलचल मची है। खासकर सियासी गलियारों में तब काफी सनसनी मची थी जब उन्होंने कहा था कि एनसीपी बीजेपी से हाथ मिलाना चाहती है। काफी दिन तक हर तरफ से इस पर बयानबाजी चलती रही। बौद्धिक कौशल और ईमानदारी के लिए जाने गए देवेंद्र फडणवीस को 2002 में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के जरिए सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का भारत के लिए तोहफा कहकर संबोधित किया था। वास्तव में अपने सियासी सफर में देवेंद्र फडणवीस ने खास जगह बनाई है। बीजेपी के लिए वे एक जुझारू नेता है और कम समय में वे सियासी फलक पर छा गए हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। सत्ता में हो या विपक्ष में वे चर्चाओं में रहना जानते हैं। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में वे एक धुरी है। भारतीय राजनीति में जिस तरह शिक्षित, मेधावी, अच्छे वक्ता के तौर पर युवाओं की अपेक्षा की जाती है, उसमें देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता खरे उतरते हैं। बेशक उनके समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर उन्होंने अपने कौशल का परिचय भी दिया है।